चलो, तो सब लोग मेरे साथ ना लिखते जाना, मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलूंगा। एक फॉर्मेट बनाइए सब लोग और लिखिए पर्टिकुलर्स। एक फॉर्मेट बना लीजिए सब लोग, लिखिए पर्टिकुलर्स। मैम फटाफट रजिस्टर निकाल लीजिए प्लीज। इसके बाद लिखिए नोट नंबर। इन सब का महत्व आपको बताएंगे। लिखिए पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये एक फॉर्मेट बना लीजिए प्लीज सभी लोग। So we have particulars, note number, current year, previous year. लिख लिया। अब ना आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। आप अभी तक जब 11th क्लास में थे तो जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो हॉरिजॉन्टल बनाते थे, और वो कैसे बनती थी, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। फिर आप 12th क्लास में आए, आपने पार्टनरशिप शुरू करी। पार्टनरशिप में भी जब बैलेंस शीट बनाई तो वो हॉरिजॉन्टली थी, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लेकिन बेटा अब जब आप कंपनी का फॉर्मेट करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल ना बनकर ये वर्टिकल बनती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं भी आपको आपके अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा, वहां से इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि कौन से एक्ट की वजह से और कौन से ईयर में ये शुरू हुआ। लेकिन अभी मेरा ध्यान वहां पर नहीं है। मेरा ध्यान है कि आपको ये बैलेंस शीट आपके दिमाग में पूरी तरीके से मैं छाप दूं। तो सबसे पहले जब आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में, तो आप लायबिलिटी लेते थे, फिर अमाउंट, फिर एसेट, फिर अमाउंट। मेरा बच्चा यहाँ पर भी लायबिलिटी लेना है, बट विद अ डिफरेंस। सब लोग मेरे साथ ऐसे रोमन उसमें लिख के लिखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज प्लीज लिख लीजिए सब लोग। तो बच्चे कहते हैं सर व्हाई नॉट ओनली लायबिलिटी, व्हाई वी आर राइटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी? क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया ये ना कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी में ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर के पैसे को क्या कहते हैं? इक्विटी। इसलिए मेरा बच्चा यहाँ पर सिर्फ लायबिलिटी ना लिखकर क्या लिखा जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब मेरे बच्चों जब आप इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात करेंगे, ऊपर देखते जाना बच्चे, मैं साथ साथ इसको किल करना चाहूंगा आपके लिए। ये कितने दिख रहे हैं? 4। तो आपको 4 मेन हेड्स याद रखने हैं। उनके सब हेड्स क्या है मैं वो भी याद करा रहा हूं। कितने? 4 मेन हेड्स आपको याद करने हैं। सबसे पहले लिखिए, नॉर्मल 1 लिख लीजिए, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स लिखो बच्चों। अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि कल को जब रेशो वगैरह करोगे, सीएफएस वगैरह करोगे, ये चीजें हैंडी रहेंगी। तो अपनी सहूलियत के लिए शेयर होल्डर फंड्स के ब्रैकेट में आप इक्विटी लिख लीजिए। इसको इक्विटी भी कहते हैं बच्चे। ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा पहला। इसके बेटा 3 हिस्से बना लीजिए, 3 पार्ट बना लीजिए। पहला लिखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। दूसरा लिखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा भी बता रहा हूं, पहले 2 लिखिए, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है बेटा। अभी इसके सबका मतलब बताता हूं। थर्ड लिखिए, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इस पर मैं आपके लिए एक लाल निशान बना देता हूं। लाल निशान इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब आप पूरी एनालिसिस खत्म कर लोगे तो आपको वाक्य में ना आपके टिप्स पर होगी पूरी किताब बेसिकली, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इस पे मैं अभी हल्का सा लाल निशान लगा देता हूं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी, यहां तक क्लियर। ये हो गए 3 कंपोनेंट्स पहले के। अभी सारा याद करेंगे, मतलब भी बताऊंगा इनका, डोंट यू वरी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पर। तो सेकंड लिखिए, ब्लू से लिख देता हूं। सेकंड लिखिए, शेयर
एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये जो टर्म्स हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये कंपनी अकाउंट्स करने के बाद बेहतर समझ आती है, तभी सीक्वेंस ये दिया जाता है पार्टनरशिप कंपनी देन एनालिसिस। लेकिन क्योंकि आप पीछे कंपनी को बाईपास कर रहे हो, आप सीधा पार्टनरशिप के बाद अगर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत हिकअप्स आएंगे, विच आई विल मैनेज, डोंट वरी। अब सेकंड कौन सा हमारा पार्ट हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पर मेरे बच्चों इसका कोई सब पार्ट नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं थर्ड पर। थर्ड लिखिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। बेटा इसके चार सब पार्ट्स होंगे बच्चा, ए बी सी डी, लिखिए। तो इसमें जो पहला पार्ट है बच्चे वो लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा लिख लीजिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। थर्ड लिख लीजिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, सबका मतलब बताऊंगा आपको। और चौथा अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। शॉर्ट में जान के लिख रहा हूं क्योंकि काफी कुछ डालना है इसमें। ये सारा गिव मी 15 मिनट्स आपको याद हो चुका होगा, अभी पहले बस लिख लीजिए, मैं अभी याद कराता हूं आपको सारा। चार कंपोनेंट हो गए इसके आपके नॉन करेंट लायबिलिटी के, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। लिख लिया जी। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बोलता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के कितने पार्ट हैं, चार। कितने हेड्स हैं, चार। तीन हो गए बेटे। अब चौथा लिखे बेटे करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज लिखो राजे। करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटी में भी बेटा चार सब पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। तो पहला हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिर हो गया ट्रेड पेबल्स, फिर हो गया अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। चलिए जी, क्लियर लिख लिया सबने, बराबर। आइए आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आइए आपको याद कराते हैं बढ़िया से। चलो ऊपर देखो सर, अभी इन सब का मतलब बता रहा हूं, दिमाग में बिठा दूंगा आपके, में टेंशन ना लीजिए। चलिए ऊपर देखिए बेटा, कमान। और मैं बता दूं, जो सेकंड वाला है इस पे भी लाल निशान है। इनका मैं लाल निशान क्यों लगा रहा हूं, अभी मतलब बताऊंगा क्यों लगा रहा हूं। चलिए ऊपर देखिए बेटा। आपके पास कंपनी फॉर्मेट की बैलेंस शीट है, इसको भूल जाइए, मेरी तरफ देखिए सबके सब। तो इसमें चार तो हेडिंग हो गई, बोलिए। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकंड था, बोलो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, चार लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। चौथा करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज। लेट्स किल इट। चार है, चार हेड, बोलिए। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स,
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसके सारे कंपोनेंट याद करवाता हूं। सिर्फ ये तो ऊपर ऊपर का खाका है, आपको ज्यादातर लोग पता क्या बोलेंगे किस चैप्टर में ना, बस बैलेंस शीट याद कर लो, पेपर में ना क्वेश्चन आएगा इसकी हेडिंग बता दो, इसके पार्ट्स बता दो। इट इज वे बियॉन्ड दैट देन दैट ओनली। आपको इसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। आप बस मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं भी दूंगा आपको वो कर लेना, हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े प्यार से बना रखे हैं वो हमने। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो जाएगा तो आपके लिए हैंडी रहेगा। चैप्टर 1 2 3 जो एनालिसिस के हैं, पेपर के टाइम आप आधे घंटे में रिवाइज करके फेंक सकते हो, मात्र आधे घंटे में, प्रोवाइडेड अभी जो मैं स्किल आपके दिमाग में डालूंगा वो आप अच्छे से पकड़ के जाओ। ये हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। अब आप लोग इसी में ऐसे रोमन में लिखो सेकंड, और लिखो एसेट्स। लिखो भाई, लिखो लिखो। अब एसेट्स में पहला लिखिए नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, इसका पहला पार्ट लिखिए ए, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट के ब्रैकेट में लिख लेना, आजकल की किताबें इसको दूसरे नाम से लिखती हैं। फिक्स एसेट लिख लिया सबने? इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट के ब्रैकेट में लिखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा इसके 4 फर्दर पार्ट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स, अंडर डेवलपमेंट। लिखिए इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। हाँ जी, लिख लिया। अब इसी में सेकंड लिखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये सब आपके फिक्स नॉन करेंट एसेट्स के पार्ट है। इसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, उसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट्स। लिखिए बेटा अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, अब ब्लू कलर से भाई सेकंड जो हेडिंग है वो है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स लिख लीजिए, इसके अंदर है ए बी सी डी ई एफ। मैं आपको बोल देता हूं ये सारी एसेट, यहां जगह कम है तो आप लिखना शुरू करें। ए बी सी डी ई एफ करेंट एसेट्स। तो पहला लिखिए बेटा करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट। बी लिखिए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। सी लिखिए ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। डी लिखिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ई लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एफ लिखिए अदर करेंट असेट्स, चलो आपके दिमाग को बढ़िया इसमें पहले याद करवाते हैं, फिर इसको इनकी डिटेलिंग पकड़ेंगे, ठीक है बच्चे, एक एक कंपोनेंट की बढ़िया से डिटेलिंग सिखाते हैं आपको। कमा ऊपर देखिए बेटा, इसको दिमाग लगा, क्यों किताब तेरे को परेशान करेगी बेटा। लिख लिए सब नए पार्ट्स, लिख लिए, लिख लिए, ऊपर देखिए कमा। आपको पता है ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये है एसेट्स, दोनों हमेशा बराबर रहेंगी क्योंकि लायबिलिटी एसेट हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी चार पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं बोलिए? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। असेट्स दो पार्ट बोलिए, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। शेयर होल्डर फंड तीन पार्ट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकंड कंपोनेंट शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, कोई पार्ट नहीं, नॉन करेंट लायबिलिटी। चार लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज। असेट्स पे आ जाते हैं, नॉन करंट असेट्स। पहला बोलिए फिक्स असेट, चार बोलिए इंटेंजिबल, टेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। दोबारा नॉन करंट असेट, फर्स्ट पार्ट है फिक्स असेट्स विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके चार फर्दर पार्ट्स हैं, बोलिए टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। फिर इसके बाद बी सी डी ई, ठीक है, तो बी बोलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन सी बोलिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डी बोलिए डेफर्ड टैक्स असेट्स, ई बोलिए अदर नॉन करंट असेट्स। ये हमारा सारा निपट गया। इसके बाद करंट एसेट, यार करंट एसेट ना तो भूल भैया तब भी तेरे को याद रहेगा, मैं बताता हूँ कैसे। करंट इन्वेस्टमेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, then you have trade receivable, then you have inventories, then you have other current assets। एक शायद मेरा कोई मिस हो गया होगा, क्या चीज? हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। ये आपके सामने पूरी बैलेंस शीट आ गई। सॉरी, आई थिंक आपका 1.5 या 2 पेज में ही हो गया होगा। अब मैं इसकी फर्दर पार्ट्स को भी में कंसोलिडेट करके दे रहा हूँ आपको, ताकि ये याद हो जाए आपको। उसके बाद जो भी इसके न्यूएंसेस हैं वो पकड़ते हैं, कम टाइम में कैसे ज्यादा आउटपुट निकालना है, आज हमारा वो ध्येय रहेगा, ठीक है। सो अब सबसे पहला काम क्या करो, जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, शेयर होल्डर फंड में पहला कंपोनेंट क्या लिखा था? शेयर कैपिटल। बेटा इसके आगे लिखो नोट नंबर में 1। और ये पता है क्यों आपको याद हो गई? क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बनाता हुआ लेके चला गया। अगर हम आपको कहते ना बुक में देखो पहली आइटम ये, दूसरी आइटम ना आपको याद होता ना कुछ होता दिमाग में आता। आपने देखा कि सामने वाला फटाफट बोलता चला गया, हमको याद हो गया। नहीं तो ये याद कैसे, इतनी आसान होती तो होगी होती अब तक याद। अभी आपने कर ली है याद, बस अब तो मैं इसको और मजबूत कर रहा हूं आपके लिए। अब क्या करो, फ्रेश पेज पे जाना, जहां पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट है उसके अगले पेज पर, बिल्कुल फ्रेश पेज, बिल्कुल फ्रेश। उस पर हेडिंग लिख लो नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। और उस पर सबसे नंबर 1 लिखो, ऐसे नंबर 1, और इस पे लिखो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैं ना इसकी डिटेलिंग भी आपको साथ में ही कराते जाऊंगा बेटा। लिख लिया शेयर कैपिटल? अब शेयर कैपिटल में ना छोटा सा वो लिखो, इट इंक्लूड्स बोलो इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, कॉमा कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कॉमा प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, कॉमा इश्यू टू प्रमोटर्स, and generally subscribed, and generally subscribed। तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से मैं आपको समझाता हूं क्या है इसका मतलब। ऊपर देखो बेटा, जब हम शेयर्स की बात करते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करती है ना बेटा, तो कंपनी दो टाइप के शेयर इशू करेगी, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस। हालांकि
अगर आप बड़ी क्लास में होंगे तो मैं इक्विटी शेयर के भी टाइप्स बताता, आपको प्रेफरेंस के भी टाइप्स बताता, बट अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने कहना है कि शेयर कैपिटल में दोनों तरीके के शेयर आ जाएंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस। आगे हमने क्या बोला, इसके अंदर अगर आप पब्लिक को शेयर बेचते हो वो भी आ जाएगा। कभी आपने कोई असेट ली, कैश ना देके शेयर्स दे दिए उसको, वो भी आ जाएगा। कोई प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, आपस में कुछ लोगों को शेयर्स दे दिया, वो भी आ जाएगा। आपका कोई प्रमोटर था जिसने कंपनी वगैरह बनाई, उसने कहा भाई बदले में मेरे कुछ दो, रेम्युनरेशन दो, आपने उसको शेयर चिपका दिए, वो कह रहा है हर टाइप के शेयर आएंगे इसमें, चाहे वो पब्लिक को बेचे हो, चाहे वो आपने किसी को प्रमोटर को दे दिए हो, चाहे आपने असेट लेके दे दिए हो, कम वट में, चाहे वो इक्विटी टाइप हो चाहे प्रेफरेंस, हर टाइप का शेयर जो आपने बाजार में निकाला है, उतारा है, इशू किया है, दैट विल बी टेकन। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं बच्चा, इसी के आगे ऐसे लिखो, रोमन ऐसा वाले में लिख दो, ऑथोराइज्ड, फिर सेकंड इशूड, और फिर थर्ड सब्सक्राइब्ड, ऐसे लिखो बेटा। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। इनके मतलब ये बताता हूँ, और मेरे नोट्स में से अभी मैं ना आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, वहां से पढ़ना बेटा, फिर पूरा अच्छे से तसल्ली से इसको आपने निपटा देना है खेल को। अभी बुक के क्वेश्चन भी फिर आपको हाथों हाथ कराऊंगा, डोंट यू वरी। हाँ लिख लिया ये। तो अब सब्सक्राइब्ड के नीचे ऐसे लिख लो, ए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, अभी मतलब बता रहा हूं सबका, और बी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, लिख ले बेटे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब मैं कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है, कहानी से समझ आ जाएगा, फिर जो उसके एग्जैक्ट लैंग्वेज अभी दूंगा असाइनमेंट नोट्स वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, करें शुरू। बेटा ऊपर देखो, सपोज मैं, मेरी कंपनी है, मुझे शेयर्स इशू करने हैं, मैं ना मन माफिक अपनी मर्जी से नहीं शेयर इशू कर सकता, आई हैव टू टेक परमिशन, आई हैव टू हैव एन अथॉरिटी टू इशू शेयर्स। अथॉरिटी कहाँ से मिलेगी, कंपनी लॉ बोर्ड से मिलेगी। तो मैं कंपनी लॉ बोर्ड पे गया, मैंने वहां अर्जी लगाई कि जी मेरे को ना शेयर्स इशू करने हैं एज अ कंपनी। तो वो मेरे को एक लिमिट बता देंगे कि जब सपोज 1 लाख शेयर इशू कर सकते हो। सो नाउ एज अ कंपनी आई एम ऑथोराइज टू इशू हाउ मेनी शेयर्स, 1 लाख। सपोज 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 लाख रुपए आ जाएंगे। मेरे को 10 लाख की जरूरत नहीं, मेरे को 9 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप बताओ, शुड आई बी इशूइंग 1 लाख शेयर और 90,000 शेयर? तो इशूड मतलब जो कंपनी ने एक्चुअली में इशू करा। इसके बारे में दो बातें समझ लें। इशूड कैनॉट एक्सीड ऑथोराइज्ड, क्योंकि लिमिट अगर 1 लाख है उसके ऊपर तो आप इशू नहीं कर सकते, बट लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम होती है ऑथोराइज्ड, आप उसके उससे कम इशू कर सकते हो, उसके बराबर भी उसके कम भी, बट उससे ज्यादा नहीं। तो सपोज आपने शेयर इशू कर दिए, अब शेयर कितने का था हमारा, 10 रुपए का। तो यूजुअली कंपनी ना किस्तों में पैसे मंगवाएगी, यूजुअली। पहली किस्त को कहते हैं एप्लीकेशन मनी, क्या कहते हैं, दूसरी किस्त को कहते हैं अलॉटमेंट मनी, क्या कहते हैं, और तीसरी किस्त को कहते हैं फर्स्ट कॉल, क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल। जब कंपनी अकाउंट्स कर लोगे तो और बेहतर समझ आ जाएगा आपको। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं 3 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 10 रुपए हो गए बराबर, 10 रुपए हो गए बराबर। अब मैंने ऑथोराइज्ड एज अ कंपनी कितने लाख शेयर्स के लिए था, मैं ऑथोराइज 1 लाख, मैंने इशू कितने करे, 90,000। सब्सक्राइब्ड होते जो पब्लिक ने खरीदे, सपोज पब्लिक ने 89,000 शेयर्स खरीदे, पब्लिक ने कितने खरीदे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सब्सक्राइब। अब जो उसकी कैटेगरीज हैं वो समझ लो। पहला क्या लिखा है, सब्सक्राइब्ड एंड, सपोज एज अ कंपनी मैंने पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, और 89,000 शेयर होल्डर जितने के मतलब थे सारे के सारे, उन सबने पैसे दे दिए। आई एम वेरी हैप्पी, सारा पैसा जो मैंने मांगा था मुझको मिल गया, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बच्चा कहता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कब लिखोगे, मैं बताता हूं मेरा बच्चा, दो केसेस में लिखूंगा। सपोज कंपनी ने अभी सिर्फ एप्लीकेशन 3 रुपए और अलॉटमेंट 5 रुपए ही मंगाया, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं है अभी तक, लोगों से लिए ही नहीं है, वो कॉल ही नहीं ली। तो आप बताओ कंपनी के पास पूरे 10 आए होंगे या 8 आए होंगे, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। एक तो केस ये हो गया नॉट फुली पेड अप का, और दूसरा सपोज कंपनी ने पूरे पैसे मांगे, सपोज अनाया ने 1,000 शेयर खरीदे थे, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो क्या मेरे पास पूरे 89,000 के 10 रुपए आए हैं या कुछ कम आए हैं, कुछ कम आए हैं, एक डिफॉल्ट कर गया या कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर गया, तो उस केस में भी अपन क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। ठीक है, श्योर हो? और जो अमाउंट यहां पर आप लिखते हो
चाहे वो करंट या प्रीवियस ईयर, वो सब्सक्राइब का अमाउंट लिखा जाता है भाई। या तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप होगा, या तो सब्सक्राइब एंड जो भी इसका अमाउंट आएगा दैट विल फीचर देयर, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही पैसा आया ना आपके पास। समझ रहे हो मेरी बात? देखो मेरे को थोड़ा चैलेंज है यहाँ पे, बिना कंपनी करे हुए बैठे हो आप सारे यहाँ पर, क्योंकि आपके स्कूल वालों ने पार्टनर्स के बाद एनालिसिस डाल दिए, तो इसलिए थोड़ा सा अटक सकते हो। और मेरे को भी ये चैलेंज है एज अ टीचर कि बिना कंपनी कराए मैं कैसे अच्छे से आपको कन्विंस कर दूं एनालिसिस में। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, आप भी थोड़ा सा पॉजिटिव बैठे, और मैं भी जब अपने नोट्स दूंगा आपको पढ़ने को, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं ताकि ये एग्जाम्पल्स और क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। यहां तक क्लियर? श्योर हो? ये था हमारा शेयर कैपिटल। अब मेरे बच्चे वापस अपनी बैलेंस शीट पर आओ। नो रिजर्व सरप्लस के आगे लिखो नोट टू। नोट टू। और अब नोट्स टू अकाउंट्स में वापस आके यहां सेकंड हेडिंग लिख दो, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें लिखो ए बी सी डी ई एफ लिखो। ए लिखो कैपिटल रिजर्व, बताता हूं सारा क्या। ए लिखो कैपिटल रिजर्व, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैपिटल रिजर्व। बी लिखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। थर्ड लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चौथा लिखो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। पांचवा लिखो रीवैल्यूएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। सिक्स लिखो शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इनको मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी नोट्स में आपको पढ़वाऊंगा, बट इसका वैसे मीनिंग मैं अभी आपको सारा समझा देता हूं। है बेटा, फुल फॉर्म बता दूं बच्चे? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। मतलब बता रहा हूं इनके पेपर में कैसे बिल्ड करना है इसको। आपको वो थ्रो करेगा, बोलेगा कैपिटल रिजर्व किस में आएगा, आप बोलोगे रिजर्व सरप्लस। और अगर ज्यादा उसने मुश्किल पेपर बनाया तो वो बोलेगा गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल, वो कोई करके नहीं जाएगा, हम वो भी करके जा रहे हैं कि इनके मीनिंग क्या है। सारा डिटेल में क्लियर करते हो भाई। मेरे को देख 100 नंबर चाहिए तो मेरे को हर चीज पता होनी चाहिए, और सीयूटी का पेपर तो बनेगा ही तब जब मेरे को ये चीजें पता होंगी सारी। वहां तो रटके नहीं बनेगी ना, बाद वक्त कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे सारे, और दोनों ही तैयारी करनी है हमको। ये लिख लिया? शुरू करूं एक एक। पहला है कैपिटल रिजर्व, ऊपर देखो आपने अब तक, क्योंकि कंपनी करी नहीं तो कैपिटल रिजर्व आपको पता होता। जिनके स्कूल में अगर हो गई है तो एंड में आपका टीचर लिखवाता है ना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपने नहीं करी हुई, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अब तक आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर चुके हो, पार्टनरशिप कर चुके हो, जनरल रिजर्व तो पता है तुम्हें? जनरल रिजर्व क्या होता है? नॉर्मल भाषा में बता दो, क्या 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 किससे बनता है वो? जो आपके पास सरप्लस प्रॉफिट होता है, सरप्लस पैसा होता है, वो आप उसको सेट असाइड कर दो तो रिजर्व बन जाता है। बेटा बात को समझना है, वो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो धंधे से आए हुए पैसे को आप जब सेट असाइड करते हो, दैट इज जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आता है जो अदर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो। बच्चों का ऐसे कैसे आ सकता है मेरे पास, मैं बताता हूँ। हो सकता है आपने कोई पुरानी असेट बेची, उस पर फायदा हो गया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी, उस पर फायदा हो गया, शेयर फोरफिट कर लिया किसी के। अनाया ने मेरे को 10 में से 8 रुपए दिए थे, 1000 शेयर थे इसके, इसने फर्स्ट कॉल दी नहीं, मैंने रिमाइंडर दिया, शेयर दोस्त ने नहीं दी, तो कंपनी के पास राइट है कि इसके शेयर ही फोरफिट कर ले। फोरफिट मतलब जब्त। तो इसने 1000 शेयर पे कितने रुपए दे रखे थे, तो वो 8000 कंपनी के, कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपए भी वापस। तो ये भी कंपनी के पास आ गए। तो ये ऐसे पैसा जो आपके पास एक्स्ट्रा आ गया अदर देन ऑपरेटिंग, ये कैसे टाइप के रिजर्व में जाता है? कैपिटल रिजर्व। किस में जाता है? कैपिटल रिजर्व। अब आते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कई बार क्या होता है, कंपनी ना बायबैक करती है अपने शेयर्स मार्केट से, सिक्योरिटी इशू करी मार्केट में, लोगों को बेच दी, अब खुद वापस खरीदना चाह रहे हैं। तो जितने का, अगर आपने 1 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक करना है तो उसका एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी को, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बच्चा कहता है मैं तो भूल जाऊंगा, भूलना नहीं है। रिडम्पशन का मतलब ही क्या है? वापस। रिडम्पशन का मतलब क्या है? वापस, रिडीम कर देना, खत्म कर देना। ठीक है। थर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यार देख, मैं 10 रुपए का शेयर इशू है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए है, पर मेरी कंपनी का नाम बहुत है, रिलायंस वगैरह, भाई 10 का शेयर 17 रुपए में बेच रहा हूं, और लोग हंस के खरीद रहे हैं। आप बताओ 10 का शेयर है, मैं 17 में बेच रहा हूं, कितने फालतू चार्ज कर रहा हूं? रितेश भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है भाई? ऊपर देखना,
10 का शेयर 17 में बेच रहे हैं, ठीक है, आप बताओ कितने एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, तो दैट इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां ये जो 7 रुपए आपने डाले, इस रिजर्व को कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस पर दो बातें करता हूं, कल को आप भूल ना जाओ। पार्टनरशिप करी हुई है, नया पार्टनर जब गुडविल लाता है उसे क्या बोलते हो, प्रीमियम, हमारी गुडविल के पैसे हैं जी, तो कंपनी की भी गुडविल है, उसके पैसे हैं भाई वो। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों, क्योंकि ये सिक्योरिटी इशू करने पे मिले एक्स्ट्रा। एक सवाल और बनता है, सर लायबिलिटी में क्यों ले रहे हो इसको, क्योंकि आपको कंपनी अकाउंट्स में सिखाएंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व स्पेसिफिक यूजेस में ही काम आ सकता है, आप उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते उस पैसे को। सेबी ने आपको प्रेस्क्राइब्ड यूज बता रखे हैं कि ये पैसे का इस्तेमाल यहाँ 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 कर सकते हो, तो अगर मैं किसी पैसे का इस्तेमाल स्पेसिफिक जगह भी कर सकता हूं, इट्स गॉट टू बी माय लायबिलिटी। समझ गए बात। अगला है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देखिए कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, पब्लिक से लोन लेती है, तो वापस जब करना होता है लोन का पैसा, तो एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। 4-5 साल पहले आपके सिलेबस में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी होता था कंपनी अकाउंट्स में, तो फिर मैं और ज्ञान देता अगर आपके सिलेबस में वो होता। अब वो है नहीं, मैं इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा, नहीं तो मैं इसका रेट बताता आपको 25% कौन सी डेट पर एंड ऑल। पर अभी जहां सुई है मैं वहां तलवार नहीं चला रहा, सिंपली समझ लो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मतलब है जब भी मुझे डिबेंचर रिडीम करने होंगे उसके लिए जो मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा। डिबेंचर रिडीम करने का मतलब कंपनी पे बैक करेगी, वापस करेगी डिबेंचर का अमाउंट। समझ गए, श्योर हो। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन रिजर्व। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हो, इतने 250-300 अकाउंट बना चुके, कब बनाते हो, जब असेट और लायबिलिटीज रिवैल्यू। तो भाई कंपनी के पास भी तो असेट लायबिलिटी होती होंगी, वो भी तो रिवैल्यू करते होंगे, तो वहां से जो उनके पास पैसा आता है दैट इज रिवैल्यूएशन। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, भाई बीएसटी में भी किया हुआ है आपने। सपोज ये आपने वो किया था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में, डायरेक्टिंग मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि मेरे मार्केट शेयर जो है ना अपना कंपनी का 100 रुपए है, क्योंकि तुम हमारे अपने बंदे हो, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, 80 रुपए में ले लो। कितने रुपए में ले लो, कितने का गैप आ गया, 20, वो यहां दिखाया जाता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग अभी और करवाता हूं नोट्स के थ्रू आपको, क्लियर। अब थर्ड क्या था, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका कोई वो नहीं है नोट नंबर, मैं वैसे ही मतलब बता रहा हूं, इसका भी नोट्स में से पढ़ाएंगे भी आपको। ऊपर देखो, कई बार क्या होता है बंदे पहले ही पैसे पकड़ा देते हैं कि आप जब भी शेयर इशू करोगे ना, हमसे एडवांस पकड़ लो पैसे, जब भी आप कंपनी एज अ कंपनी शेयर इशू करोगे हमें शेयर दे देना। तो एक बार बताओ, उन्होंने जो पैसे पकड़ा है हमको, बदले में कोई रसीद वसीद तो लेंगे वो, दैट रसीद इज कॉल्ड शेयर वारंट्स। तो अगर आपके पास शेयर वारंट है और जब भी मैं एज अ कंपनी अपने शेयर इशू करूंगा, यू विल बी द वन जिसको मैं पहले वो शेयर दूंगा। लाल निशान इसलिए लगाया क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर 1 में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा पूरी किताब में। ठीक है, कहीं यूज नहीं होगा, ना रेशोस में, ना सीएफएस में, कहीं पे ना कंपैरेटिव, कहीं यूज नहीं होना है। अब आते हैं जी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इस पे भी मैंने लाल निशान लगा दिया क्योंकि ये भी कहीं यूज नहीं होना। ठीक है जी, आइए बात करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, आपको पता है ना अकाउंट्स कौन से डेट पे क्लोज होते हैं, 31 मार्च। तो सपोज 28 मार्च को एप्लीकेशन आई है और मैंने अलॉटमेंट करनी है सपोज मई में, तो आप बताओ वो इस ईयर में होगी कि अगले साल में होगी। तो ये है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो अगर आपने एप्लीकेशन मनी ले ली है लेकिन अलॉटमेंट अभी नहीं करी इस ईयर में, क्योंकि अलॉटमेंट कब होनी है, अगले साल, तो वो जो पैसा आपने पकड़ा है दैट कम एज अ सेपरेट कैटेगरी विच इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सेम ईयर में फॉल ना होकर अलॉटमेंट फॉल हो रही हो नेक्स्ट ईयर। समझ गए बात, श्योर हो। लेकिन ये भी पूरी किताब में कहीं यूज नहीं होगा। आते हैं जी नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। बेटे लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे नोट 3 लिख लो, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ। इसके कुछ पार्ट्स मैं बोलते जाता हूं, आप लिख लेना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए ए लिखिए बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बॉन्ड्स। बी लिखिए डिबेंचर्स, डिबेंचर्स। सी लिखिए टर्म लोन्स, टर्म लोन्स। डी लिखिए पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट।
चलिए ऊपर देखिए सर, इसके बाद आगे आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो भी थ्योरी में पढ़ लेंगे, सॉरी उधर से लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन से। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज मैंने गवर्नमेंट को 1 करोड़ का टैक्स दिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला नहीं तुम्हारा 1 करोड़ 20 लाख का टैक्स बनता है, आप बताओ मुझे अभी और पैसे देने या नहीं देने, कितने? दैट्स माय डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मैं अगले साल एडजस्ट करूंगा उसको, ठीक है। अदर नॉन करेंट लायबिलिटी वो वहां पे मेंशन हो जाएगा। करेंट लायबिलिटी के भी आइटम्स काफी आसान है, असेट्स के भी, ये अब हम सीधा नोट्स में से पढ़ेंगे। अब मैं आपको सीधा मेन चीज दोबारा से याद कराता हूं, फिर आपको पूरा नोट्स पढ़वाता हूं। अगर आपने अच्छे अगले 15 मिनट मेरे को दे दिए टिल CUT, ये आपकी जेब में सारा खेल, ठीक है। ऊपर देखो, ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये है असेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट, इक्विटी लायबिलिटी 4, असेट्स 2, 4 2। पहला पहला बोलेंगे शेयर होल्डर फंड्स, तो बोलिए शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, current liabilities, short term borrowing, short term provision, trade payable, other current liabilities, non current assets, fixed asset, tangible, intangible, capital work in progress, intangible asset under development, non current investment, long term loans and advances, deferred tax asset, other non current asset, current assets, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short term loans and advances, अदर करंट असेट। खेल ही खत्म। अब आ जा शेयर कैपिटल, ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब। अब आ जा रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, उसके बाद यही बॉन्ड डिबेंचर। क्लियर? तो अब मैं एक PDF शेयर करता हूं, मैं पेज नंबर बता रहा हूं कहां से कहां तक पढ़ना है, अच्छे से 10-15 मिनट लगा के पढ़ना, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।